नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन भेजा है और जेकेसीए में करोड़ों रुपए के घोटाले का ये जो मामला है, एसीबी ने 31 मई को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया था। तो लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि ईडी का जेकेएनसी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस तरह से समन भेजना कोई भी नई बात नहीं है और ये बहुत ही कॉमन चीज है तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के लिए जो कि इंडिया में मौजूद है। और उसके बावजूद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी इनोसेंस को बरकरार रखते हुए इस मैटर में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ कोऑपरेट किया है और आगे भी करेंगे। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये जो ट्वीट कर ये सब वहां पर जानकारी दी गई है या फिर बताया गया है कि ऑपोजिशन पार्टी जो इंडिया में हैं उनके लिए कोई भी बड़ी बात या नई बात नहीं है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से अपनी इनोसेंस को मेंटेन रखते हुए इसमें जो है पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको बता दें पूरा मामला क्या है। जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने एक नोटिस भेजा है जो मेंबर पार्लियामेंट और फॉर्मर जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को जेकेसीए के करोड़ों रुपए के घोटाला मामले में। और इसी के साथ अगर बात करें तो जो ईडी है वो क्वेश्चनिंग कर रही है इस कनेक्शन में, क्योंकि उनपे आरोप है कि उन्होंने करीबन 94 करोड़ रुपए का जो उसमें फंड्स आए थे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो पैसा था उसको मिस अप्रोप्रिएट तरीके से यूज किया है। तो उन पर इस तरह के आरोप है और पहले भी ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। और अब अगर बात करें कि जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ट्वीट कर बताया गया है कि कोई भी बड़ी बात या कोई भी नई बात नहीं है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी की तरफ से समन जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने समन भेजा है और एसीबी ने 31 मई को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब भी किया। तो जेकेएनसी का जो ट्वीट है उसके हवाले से भी आपको बता रहे हैं, अलग अलग तरह से जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला जो मेंबर पार्लियामेंट है सेंट्रल कश्मीर से और प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्हें सम्मन 2 बार जो है किया गया था फाइनेंशियल प्रोबिंग एजेंसी द्वारा जो उन पे आरोप हैं क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम को लेकर। तो वहीं पर जो करोड़ों रुपए का घोटाले का मामला है और करीबन 94 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि मिस अप्रोप्रिएट तरीके से इसे फारूक अब्दुल्ला ने यूज किया था। तो चलिए हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ लाइव हैं। तो सनम बताइएगा, ये जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन भेजा गया है इस हवाले से अभी तक क्या कुछ पूरा अपडेट है? देखिए, ये फारूक अब्दुल्ला का जो समन है लोकल पुलिस ने सर्व किया है और लोकल पुलिस ने उन्हें सर्व करके अभी क्या 31 मई को उन्हें दिल्ली हेड ऑफिस में बुलाया है। और ये स्कैंडल है जो क्रिकेट स्कैम कहा जाता है, जो 92 करोड़ है वो क्रिकेट स्कैम है, उसमें उनके पेशी की गई है, तलब किया गया है। और ये आप दर्शकों के साथ तीसरी पेशी है उनकी। इससे पहले 2 बार उन्हें बुलाया जाता 5 अगस्त के बाद। अब उसी को ईडी ने बुलाया है, अब्दुल्ला को भी बुलाया है। अब्दुल्ला को क्रिकेट स्कैम जम्मू कश्मीर बैंक के मामले में बुलाया था और महबूबा मुफ्ती का जिस तरह के प्रॉपर्टीज को लेकर बुलाया था और महबूबा मुफ्ती की मदद को भी ईडी ने बुलाया था। और अब एक को ईडी ने बुलाया, उसके जो पोलिटिकल खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिएक्शन भी दिया है। उन्होंने ईडी की तो सरकार की कार्रवाई बताया है। सरकार जो है अपने विरोध देश लेके जम्मू कश्मीर तक दबाने की या हड़काने की जो कोशिश रही है, उसी के कड़ी उनका नेशनल का ये भी कहना था कि ईडी ये तो कौन सा गलत है। उनको कहना क्रिकेट स्कैम जो है ये कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में बात इस पे लगभग महफूज भी रखा गया है। तो अब ईडी जो ये सब है ये गुप्कार लोगों करी है ताकि यहाँ पे गुप्कार अलायंस को कहा जा सके और गुप्कार अलायंस पे कराया जा सके ताकि कोई ऐसा नहीं हो सके। लेकिन जो सेकंड लाइन लीडरशिप है की बात अभी कुछ देर पहले उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो ईडी के दबाव में या सरकार के दबाव में नहीं आ।
बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ट्वीट कर ये कहा गया है कि कोई नई बात नहीं है, जो भी इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको उनके लिए ये बहुत कॉमन चीज है जो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जिस तरह से समन भेजा गया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा बाकी कहीं पर पॉलिटिकल रिएक्शन इस हवाले से देखने को मिले? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी तक पॉलिटिकल है, स्टेटमेंट्स हैं, अभी तक एक आया है, लेकिन जो बात उन्होंने किया है कॉन्फ्रेंस लीडरशिप से, वो इस तरह का बयान दे रहे, इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे कि जब सुबह से हम कोशिश करने लगी तो हम कुछ क्वार्टर से जो सेकंड लाइन लीडरशिप बात की, तो उनका कहना था कि ये सिर्फ ये सिचुएशन है उस पर अपना दबाव बनाने के लिए खास कार अलायंस हुआ है उसको तोड़ने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये भी उन्होंने साफ किया कि ऐसा कुछ कार अलायंस तोड़ने में बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे और ना ही कार अलायंस हो सकता है। सनम, आप बने रहिए हमारे साथ। और जिस तरह से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूर्व कमिश्नर के आवास पर छापा भी मारा है, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो समन भेजा गया है उसे लेकर क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे थे, सनम एजाज पूरी जानकारी, पूरा तफसीलात जो अभी तक इस हवाले से सामने आया है वो आप तक पहुंचा रहे थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो श्रीनगर से सामने आ रही है। तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूर्व कमिश्नर के आवास पर छापा मारा है और इस हवाले से अब खबर सामने आ रही है कि शौकत अहमद के हुमहामा स्थित आवास पर एसीबी जांच कर रही है। शौकत अहमद पर भ्रष्टाचार के जो मामले दर्ज हुए हैं उस मामले में जो है ये छापा मारा गया है और शौकत पर अवैध रूप से पदोन्नतियां करने का आरोप लगाया गया है। तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ने पूर्व कमिश्नर के आवास, पूर्व कमिश्नर शौकत अहमद के हुमहामा स्थित आवास पर छापा मारा है और एसीबी लगातार जांच कर रही है और जो भ्रष्टाचार के मामले उन पर दर्ज हैं उसको लेकर ये छापा मारा गया है। तो चलिए एक बार फिर सनम एजाज हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बताइएगा इस खबर के हवाले से पूरी जानकारी। ये एसीबी की छापामारी जो है ये शौकत अहमद जरकर जो यानी एक्स फार्मर जो है ये कमिश्नर रहे एसएमसी के और लगभग 2017-18 में रिटायर भी हो चुके हैं और इन पर एसीबी छापेमारी पहले बताते चलूं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही थी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में इनके पर आरोप था, इल्जाम था कि इन्होंने जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट्स अपने टेन्योर में नहीं है। इस मामले के जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है उन्होंने एक इंटरनल इंक्वायरी शुरू की थी, लेकिन उस इंटरनल इंक्वायरी के साथ साथ मामला एसीबी को सौंपा गया और एसीबी ने इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो एसेट्स हैं उसके मामले को लेकर आज छापेमारी किया, क्योंकि उसके बारे में एसीबी के क्वार्टर्स बताते हैं जो उनसे सोर्स जो है उनसे मालूम हुआ है कि इसके पास जो प्रॉपर्टीज है उसका प्रपोर्शन श्रीनगर के हाई प्रोफाइल सनत नगर इसका घर है, यह आरोप है। साथ साथ दूसरा आरोप है कि इनका हुमामा का हाई प्रोफाइल इलाका है, इसमें इनके पास एक बड़ी प्रॉपर्टी है, घर है और इसके साथ साथ उनके पास जो श्रीनगर का गढ़ चौक का इलाका है वहां पे कुछ प्रॉपर्टी एसेट्स है, इनके पास बिजनेस एसेट्स हैं। तो ये सारी चीजें एसीबी ने आज घर पे हुमामा में छापेमारी की और हुमामा छापेमारी जो है कुछ देर पहले तक यानी लगभग 11:30 बजे तक, पौने 12 बजे तक छापेमारी जारी थी। उसके बाद अभी छापेमारी जो है वहां की अभी मालूम हुई, लेकिन तब तक घर पे छापेमारी जारी थी और वहां पे जो कागज वगैरह है वो खंगाले जा रहे थे। जो आज की किसी भी जब भी छापेमारी करते हैं तो सबसे पहले जो मोबाइल गैजेट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनको में लेती है, वो चीजें जो हैं वो खंगाली जा रही थी, लेकिन अब देर तक मालूम हो जाएगा कि इसको यहाँ से मिला और क्या इस कार्रवाई के दौरान। बिल्कुल, अगर ऑल ओवर बात की जाए तो आखिर में मेरा यही सवाल रहेगा कि जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो को लगातार कामयाबी मिल रही है और काफी स्ट्रिक्ट होती नजर आ रही है, हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती है कि कोई भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ हुआ है और जहां पर करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात होती है उसी बीच लगातार जो कामयाबी है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को मिल रही है और जिससे एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता है कि अगर कोई भी रिश्वतखोरी के मामले में मुलव्विस होगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, किसी भी सूरत में उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल प्रियंका, पास में यहाँ पे एक आरोप लगता है किसी भी छोटे छोटे मछलियां उनको ही पकड़ दिया मगर मच्छू को नहीं पकड़, हिम्मत नहीं कर पाती है और ऐसा होता भी था। इसलिए जब कार्रवाई जो रेड हेड पकड़ा जाता था करप्शन कर, उन्हें भी बाद जमानतें वगैरह मिल के प्राइवेट मिल जाएगा क्योंकि वो
ऑफिस में आ जाया करते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से या यूं कहें इस साल में हमने देखा एसीबी ने कुछ बड़े हाथ जाते हैं और कुछ बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनके मारी किया है। लेकिन अभी भी कानून के कुछ ऐसे नुकात थे जिनको शायद बदलने की जरूरत है, क्योंकि इधर से रेड भी पकड़ा जाता है, जमात मिल जाती है। अवंतीपोरा के एमसी की भी दे सकते हैं, एसीबी ने 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद कल उन्होंने देखा वो बाज़ाब्ता आजाद घूम रहे हैं जमात। तो ये जो कुछ इनको देखने लॉ जो हैं जो बनाती है उन्हें इन कानून सख्ती लानी पड़ेगी। ये जो एक बार तो रेड हैंडेड उससे फिर वगैरह ना मिले। बिल्कुल, शुक्रिया सर हम ज्वाइन करने के लिए। इन दोनों खबरों के हवाले से पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जहां पर एक तरफ हम बता रहे थे कि जो समन भेजा गया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, वहीं दूसरी ओर एंटी करप्शन ब्यूरो ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पूर्व कमिश्नर के आवास पर छापा मारा है। शौकत अहमद के हुमामा स्थित आवास पर एसीबी की जांच चल रही है और लगातार जो रिश्वतखोरी में किसी भी तरह से मुलव्विस होता है उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो काफी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहने वाले वकार एच भट्टी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि टीवी डिबेटर वकार एच भट्टी जो काफी सुर्खियों में भी रहते थे अपने बयानात को लेकर, टीवी डिबेटर वकार भट्टी को जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार किया है और भट्टी पर एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। भाजपा नेता चंचल बाबा ने जो है मामला दर्ज करवाया है, भट्टी पर एफआईआर दर्ज करवाई है और जम्मू पुलिस ने बारामूला के टंगमर्ग इलाके से वकार एच भट्टी को गिरफ्तार किया है। तो एक ट्वीट में उन्होंने बताया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की गई, जिसके चलते जो भाजपा नेता चंचल बाबा हैं उन्होंने एफआईआर उसके वकार एच भट्टी के खिलाफ दर्ज करवाई है। तो हमारे साथ इस लाइव में राष्ट्रीय बजरंग दल के जो प्रेसिडेंट है राकेश शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। राकेश जी, बताइएगा एक विशेष समुदाय के लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर एक ट्वीट वकार एच भट्टी ने किया है, अब वो पुलिस की हिरासत में हैं, क्या कहेंगे? राकेश जी, आपको आवाज आ रही है? राकेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी। बताइएगा, जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई है वकार एच भट्टी के ट्वीट को लेकर, क्या कहेंगे इसे? देखिए, वकार एच भट्टी ये पहली बार सुर्खियों में नहीं रहा, इससे पहले भी सुर्खियों में रहा है ये। इससे पहले भी ये जेल की हवा खा चुका है। जम्मू के अंदर जम्मू पुलिस ने इसको तकरीबन 6-7 महीने जो है वो जेल के अंदर रखा है। ये पहले भी इस प्रकार से सुर्खियों में रहा। ये अपनी सस्ती टीआरपी पाने के लिए इस प्रकार से ये घटना जो है अंजाम देता है। ये रजौरी का रहने वाला है, रजौरी के अंदर भी इसके ऊपर एफआईआर है, जम्मू के त्रिकुटा छन्नी थाने में भी इसके ऊपर एफआईआर थी। तो उसके तहत ये पहले भी जेल के, जिस प्रकार से इसने अभी एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट को इसने तुरंत जो है वो हटा दिया और उसके बाद ये कह रहा है कि सफाई दे रहा है कि मैंने किसी की आस्था के ऊपर ठेस नहीं पहुंचाई है। तो भाई आपने ट्वीट हटाया क्यों? तो ये सीधा सीधा एक कम्युनिटी को जो है टारगेट करने वाला है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार करने वाली बात है और हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसको बख्शा नहीं जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले ही एफआईआर जो है वो लॉन्च करवाई गई थी। सबसे पहले बाबा चंचल जी ने गरोटा थाने के अंदर जो एप्लीकेशन दी, उसके बाद नगरोटा के अंदर इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। उसके बाद जो है साइबर सेल में जो है वो कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद इसके ऊपर एफआईआर जो है वो जम्मू पुलिस ने दर्ज किया है। अभी जो पता चला है कि इसको बारामूला पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया है। मैं पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा कि बड़ी जल्दी कार्रवाई की है उन्होंने, और ऐसे नासूर हैं समाज के लिए, इनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इनको जेल की सलाखों के अंदर बंद रखना चाहिए।
मैं आपको करेक्ट कर दूं कि जम्मू पुलिस ने बारामूला के टंगमर्ग इलाके से जिस तरह से गिरफ्तार किया है वकार अज भट्टी को, और जब इनका ट्वीट आया जिसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसको हर्ट किया गया और जिसके चलते एफआईआर दर्ज हुआ, और उसके बाद बहुत सारे ट्वीट्स आए, मैं पढ़कर भी बता देती हूं। जिस तरह से वकार अज भट्टी ने फिर उसके बाद ट्वीट किया कि मेरी कभी भी इंटेंशन किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करने की नहीं थी, ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट किया है, और जो कि एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज करने की कोशिशें कर रहे हैं वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको पॉलिटिक्स का नाम दिया था, गिरफ्तारी से पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था। तो उसके बाद अब क्या कहेंगे कि हालांकि जो ट्वीट काफी ज्यादा सर्कुलेट हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, क्या कुछ लोगों के रिएक्शंस उसमें सामने आए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। देखिए, हम किसी के धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते, क्यों, हमें कोई अधिकार भी नहीं है। हम देश के संविधान के दायरे में चलते हैं, किसी को किसी भी समुदाय के धार्मिक उसके अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि किसी के विशेष धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी ना की जाए, लेकिन यह व्यक्ति ऐसा है जो लगातार इस प्रकार से जो है, इसके जितने भी ट्वीट क्या, इसकी जो सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे जो ये डिबेट करता है, उसके अंदर देखिए ये किस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है, किस प्रकार से ये बोलता है। मैंने पहले भी कहा, ये यहाँ पर जेल की हवा पहले भी खा चुका है, इसको जीआईसी भी भेजा गया था। ये हमेशा मिलिटेंट जो बड़े बड़े रहे हैं, जो बुरहान वानी, जाकिर मूसा, इनके फेवर में ये वीडियो डालता रहा है। इसने अपनी वीडियो के तहत हमारे फोटो भी अब वायरल करने की कोशिश की इसने, और हमारे बारे में भी ये बड़ा कुछ लिखता रहा है, लेकिन हमने कभी इससे कोई गिला शिकवा किया नहीं। लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो समाज चुप बैठने वाला नहीं है। समाज के ऊपर, हमारे धर्म के कोई ऊपर उंगली उठाएगा तो हम सहन नहीं करेंगे। ये कहता है कि ऐसे पत्थर हमारे इधर हजारों मिल जाएंगे। भाई, शिवलिंग को पत्थर कह रहा है ये, जिसके अंदर हमारी आस्था जुड़ी है। हम भगवान शिव को साक्षात उसके अंदर जो उनके दर्शन करते हैं, और ये शिवलिंग जो है ये ऐसे स्थापित नहीं होता। 3 दिन के पूजा के बाद हम प्राण प्रतिष्ठा करके इसको स्थापित करते हैं और फिर इसके अंदर इसका जीवादान देते हैं, और इसको हम साक्षात भगवान का रूप मानते हैं। और इस प्रकार से हमारी आस्था के ऊपर प्रहार करेगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और इसको देखते रहेंगे, इसको सुनते रहेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। पूरा समाज आक्रोशित है। ये केवल जम्मू के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर आज लोग आक्रोशित हैं कि इस प्रकार से हमारे धर्म के ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं। और ये वकार अज भट्टी अब रजौरी से भाग के कश्मीर के अंदर छुप के बैठा है। अरे कहां छुपेगा, है तो हिंदुस्तान की पुलिस तेरे को कहीं से भी ढूंढ के निकालेगी। अब पुलिस ने ढूंढ निकाला है इसको। अब लंबी यात्रा जो है ये जेल के अंदर करेगा। जी, शुक्रिया राकेश शर्मा ज्वाइन करने के लिए। तो राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रेसिडेंट राकेश शर्मा इस वक्त लाइव ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से वो बोल रहे थे, अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहने वाले वकार अज भट्टी ने एक समुदाय विशेष के लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जिस तरह से हर्ट किया है, तो इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सोशल एक्टिविस्ट है तो सोशल कॉज करें, ना कि किसी और रिलीजन को टारगेट करके उनकी भावनाओं को आहत करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जम्मू की बात करेंगे, क्योंकि कल से 24 घंटे पानी की सप्लाई ठप रहेगी। पीएचई डेलीवेजर कल 24 घंटों की काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं और मांगे ना माने जाने के विरोध में आंदोलन को गति दी है। तो कल से 24 घंटे पानी की सप्लाई जब ठप रहेगी तो जाहिर तौर पर जो आम लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पीएचई डेलीवेजर कल 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो इस आंदोलन को और भी गति देंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पानी की सप्लाई ठप रहे, जिससे अगर कोई सफर करेगा तो वो आम जनता है। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ इस लाइव में राजेंद्र सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। और चलिए राजेंद्र जी, बताइएगा इस हवाले से क्या जानकारी है। हालांकि प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन और तेज होगा अगर मांगों को नहीं सुना गया तो, पर उसके बाद जो आम आवाम है वो भी परेशानियों का सामना करेगी। हालांकि 24 घंटे की बात की जा रही है, क्या ये वक्त और भी बढ़ सकता है अगर मांगों को नहीं सुना गया तो? प्रियंका जी शुक्रिया। जैसे आपने हमारी डिमांडों के बारे में आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कई सालों से इसलिए संघर्ष करेंगे हमें रेगुलाइज किया जाए SRO 64 के तहत।
और हम पिछले फरवरी से लगातार सरकार को ये वार्निंग दे रहे हैं, चाहे हमने MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह घर का घेराव किया, रविंद्र रैना जी के घर का घेराव किया, LG साहब के ऑफिस का घेराव की तरफ हम बढ़े। हम सरकार को हर तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, तो लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। हमारे मसले को बार बार गोल गोल घुमाया जाता है, लिंगरान किया जाता है। स्टेप उठाया और जनता से, हम जम्मू प्रोविंस की जनता से माफ़ी मांगते हैं कि इस टाइम सरकार ने जो ये जो हमें मजबूर किया है ये कदम उठाने के लिए, इसके लिए सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन की है। हमने इसलिए मीडिया का सहयोग जो ऑलरेडी हमें बहुत सालों से मिल रहा है, चैम्बर है कॉमर्स का, बार एसोसिएशन का और तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टियों का हमें सहयोग मिला। हम उनके पास गए और सिविल सोसाइटी के लोगों से भी हम सहयोग लेने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए जो ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रहा हमारे पिछले 15-20 साल से, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इलेक्टेड सरकार रही हो या LG एडमिनिस्ट्रेशन रही है, हमारे मसले को गौर नहीं किया जा रहा। कोविड के दौरान हम लोगों ने डबल काम किया, डबल शिफ्ट में काम किया, रेड जोन में काम किया। और मैडम आपको ये चीज़ बताई जाए कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ को UT बनने के बाद वो सारे बेनिफिट मिले, लेकिन कैजुअल डेली वेजर को कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ इनसे इनका शोषण किया जाता और इनसे दिन रात काम किया जाता। अब ये शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सरकार टकराव की नीति चाहती है तो हम टकराव के लिए तैयार हैं। हमने सरकार को बहुत सारे मौके दिए और आज भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार और LG एडमिनिस्ट्रेशन अपील करते हैं कि आप लोग इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। हम कभी नहीं कहते कि 20-22 हज़ार जम्मू में PHC का डेली वेजर कैजुअल लेबर है या 10 हज़ार कश्मीर में, आप इनको एकदम सबको कीजिए। हम कह रहे हैं इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से ये नीति कोई क्लियर नहीं की जा रही। इसलिए मजबूर होकर हमें, चाहे हम सड़कों पर आते हैं और ये जो 28 रात 8 बजे से 28 मई से हम जो हड़ताल पे जा रहे हैं, पर काफी डिसअपॉइंटिंग भी है कि आप देखिए, आप खुद PHC डेली वेजर है, तमाम डेली वेजर्स का दुख आप बखूबी समझते हैं। आप अपनी जुबानी सबका दर्द दुख बयान कर सकते हैं और कैसी मजबूरी है कि अपना काम छोड़कर सड़कों पे उतरने को आप मजबूर हैं। इसके सिवा आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि एकमात्र यही रास्ता है जो सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचा सकता है। एक तो काम सफर होगा, इतनी धूप में गर्मी में सड़कों पर उतरेंगे, नारेबाजी होगी, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसके बाद भी नहीं सुनेगी तो लोग परेशान हो जाएंगे, पानी लोगों को नहीं मिलेगा तो वो भी परेशान हो जाएंगे। तो क्या लगता है किस तरह का सिस्टम है जो बार बार अपने हकों की लड़ाई के लिए इस तरह से सड़कों पर उतरकर अपने हक की जो है लड़ाई लड़नी पड़ती है? देखिए मैडम, हमारे कुछ साथी डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर गए, कुछ लोग साल के हो गए रिटायर हो गए, जिन 25-30 साल सर्विस देने के बाद कुछ भी नहीं मिला। तो आप बताइए कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? ये इंसानी हकूक का कत्ल नहीं है? सरकार की नीति और नीयत जो हम क्लियर स्टैंड चाहते हैं, हमने सेक्रेटरी साहब को रखना नहीं है तो एक आप निकाले, सब डाल दीजिए, जो हमारा पेंडिंग उसको दीजिए और हम भी देखते हैं ये सिस्टम कैसे चलता है। अगर सिस्टम फील्ड वर्कर काम नहीं करता, कोविड के दौरान मैडम आप लोग सब मीडिया के साथी कर रहे थे, हमारे लोग रेड जोन, ऑरेंज और जी बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है कि आप सभी की मांगे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर पहुंचेगी। LG इंतजामिया आप सभी पर गौर जरूर करेगी और आपको इस तरह से बार बार सड़कों पर उतरने को, अपना काम छोड़ हड़ताल करने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया। तो PHC डेली वेजर राजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए थे और इस हवाले से बता रहे थे कि अब हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। LG इंतजामिया से हमें उम्मीद है, अगर ये उम्मीद पर LG इंतजामिया खरा नहीं उतरता है तो हम अपने आंदोलन को और गति देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे रहबर खेल टीचरों की। लगातार रहबर खेल टीचरों का आंदोलन जारी है और नियमित होने तक आंदोलन खत्म ना करने का ऐलान रहबर खेल टीचरों ने किया है। अभी भी भाजपा मुख्यालय के बाहर लगातार 5वें दिन रहबर खेल के टीचरों ने डेरा डाला है और उसी के चलते इंसाफ की गुहार लगातार लगाई जा रही है और इनका कहना है कि जो इनकी पोस्ट जो फ्रीज थी उसे डिफ्रीज जो किया गया है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन
स्टेशन अपना फैसला बदले। और बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर लगातार 5वें दिन भी रहबरे खेल के टीचरों ने डेरा डाला है। और साफ तौर पर आप इनके बैनर्स पर पढ़ सकते हैं, जिसपे लिखा है कि इनकी पोस्ट को फ्रीज करें। रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर किस तरह से नारेबाजी लगातार जारी है। इतनी धूप, इतनी गर्मी, इतनी कड़कती गर्मी में जिस तरह से ये लोग मजबूर हैं अपने हकों के लिए, इस तरह से 5वें दिन उन्होंने डेरा डाला है और कोई भी अभी तक इनकी सुन नहीं रहा है। रहबरे खेल टीचरों का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और जस्टिस की मांग ये सभी कर रहे हैं। तो चलिए ग्राउंड का फटाफट से रुख करते हैं। रितिका राजपूत जम्मू से हमारी संवाददाता ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा 5वां दिन कितनी परेशानियां इनको हो रही हैं और बीजेपी मुख्यालय के बाहर हैं, क्या इनकी कोई भी सुनने के लिए वहां नहीं पहुंचा है? जी, आपको बता दूं कि रहबरे खेल के तमाम एम्प्लॉइज जो हैं उनका कहना है कि उनकी पोस्ट जो है उन्हें फ्रीज रहने दिया जाए और ये जो डीफ्रीज करने का काम किया गया था, इनकी नौकरियों पे कहीं ना कहीं संकट बन चुका है। इसके अलावा इन्हें रेगुलराइज करने की बात भी निकल के आ रही थी, जो पहले से इनकी डिमांड थी, और जो वेजेस इनके थे अभी तक किसी भी प्रकार से कोई भी मसला जो है वो हल नहीं किया गया है। तमाम जो एम्प्लॉइज हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या कुछ आपको आउटपुट निकल के आया, क्या कुछ इनकी तरफ से रिप्लाई आया है। देखिए, पिछले 5 दिन से यहाँ पर हम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और जितने भी लीडरशिप है भाजपा की वो यहाँ पर मिलने के लिए भी आई और उन्होंने कहा कि ये जो है आपके साथ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने देंगे। मगर जो है हमें चाहिए रिटर्न में तो ऑर्डर निकला। अभी तो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, पहले तो कमेटी को ऐसी रिकमेंडेशन देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 3.5 साल से हम फाइट कर रहे हैं कि हमारा जो है टाइम पीरियड जो है 7 साल से 5 साल किया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि 370 और 35 हटने के बाद ये हमारे साथ वादे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर की यूथ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और खास करके जो खेलो इंडिया की स्कीम थी, फिट इंडिया की स्कीम थी, उसमें इनको लगाया जाएगा, इनसे काम लिया जाएगा। तो 3.5 साल से अगर देखा जाए यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन अगर बच्चों की हुई है तो रहबरे खेल फिजिकल टीचर्स की हुई है। तो जैसे कि आपने देखा, इनका कहना है कि अब इनका प्रोटेस्ट तभी जाके खत्म होगा जब इन्हें रिटर्न फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि वर्बली तो काफी ज्यादा लोग यहाँ पे आके इनको बोल चुके हैं कि मसला आपका हल हो जाएगा, पर अभी तक मसले को हल नहीं किया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ग्राउंड से जानकारी पहुंचाने के लिए। और रहबरे खेल टीचर्स की जुबानी हमने सुना कि किस तरह से वो अपनी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर, पर किसी को भी कोई परवाह नहीं है। अभी तक इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई भी आश्वासन इनको अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।